morning students. Today we will discuss divisional structure. Every student know that there are the two type of organizational structure, functional and divisional. Functional structure we have already discussed in last video. So today we will discuss divisional structure. First of all, what do you mean by the divisional structure? Divisional structure means when we divide the whole organization on the behalf of product. That structure is called the divisional structure. Divisional structure is generally applicable in those organizations who produce more than one product. Okay? So on the behalf of every product, we make a separate departments. ठीक है, सो ऑटोमेटिक एक स्ट्रक्चर इज आल्सो क्रिएट इन आवर बिजनेस. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द डिविजनल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, मेरी XY कंपनी है और मेरी XY कंपनी 4 प्रोडक्ट लाइन में क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है. टेक्सटाइल का भी बिजनेस कर रही है मेरी कंपनी, कॉस्मेटिक का भी बिजनेस करती है, मेडिसिन का भी करती है, शॉप का भी करती है. आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन लेके आपको डायग्राम बनाना है. ठीक है, सम टाइम डायग्राम और मीनिंग ही 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो डायग्राम को आप प्रॉपर अटेंशन करके इसको अच्छे से देखें. तो इसमें आपको प्रोडक्ट कोई भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मोर देन 1 प्रोडक्ट आपको लेना है. जैसे मैंने 4 लिए हैं, आप 3 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो. तो मेरी कंपनी 4 प्रोडक्ट लाइन में क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है. टेक्सटाइल बनाती है कंपनी, कॉस्मेटिक बनाती है, मेडिसिन बनाती है, एंड क्या बना रही है, सोप बना रही है. टेक्सटाइल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का भी काम कर रहा है, परचेज का भी काम कर रहा है, मार्केटिंग का भी कर रहा हो, फाइनेंस का. इट मीन्स टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो ऑल ओवर फंक्शन आपके टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में परफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि टेक्सटाइल का एक सेपरेट डिपार्टमेंट हमने क्या कर दिया, बना दिया. सेम हमने कॉस्मेटिक का एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया. यहाँ पर भी बच्चे प्रोडक्शन हो रहा है, परचेज भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है और फाइनेंस, यानी ऑल ओवर 4 एक्टिविटी यहाँ भी परफॉर्म हो रही है. उसके बाद मेडिसिन में भी सेम 4 एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग एंड फाइनेंस. नेक्स्ट सोप में भी यहाँ चारों की चारों एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, परचेज भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है और फाइनेंस. तो इट मीन्स एवरी डिपार्टमेंट एक स्पेशल प्रोडक्ट के बिहार पे क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है, और वो प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से, वो डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑल ओवर फंक्शंस क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है. तो यहाँ फंक्शंस के बिहार पे डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं किए गए, या प्रोडक्ट के बिहार पर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया. तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने 4 डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं. सो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है. उसके बाद ये तो था इसका डायग्राम, ठीक है. उसके बाद आता है इसकी मेरिट्स. डिविजनल स्ट्रक्चर से अगर हम बिजनेस में डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. फर्स्ट बेनिफिट्स आता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. कहता है इन डिविजनल स्ट्रक्चर में वी मेक द डिपार्टमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट्स. सो एवरी डिपार्टमेंट इज आल्सो बिकम द स्पेशलिस्ट टू प्रोड्यूस ऑफ दिस प्रोडक्ट. हर डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑल ओवर एक्टिविटी परफॉर्म करता है. उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो प्रोडक्शन भी कर रहा है, परचेज भी कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, फाइनेंस भी कर रहा है. इट मीन्स ऑल ओवर एक्टिविटी उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग एक ही डिपार्टमेंट में परफॉर्म होती है. सो एवरी डिपार्टमेंट इज आल्सो बिकम द एक्सपर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो डिपार्टमेंट क्या बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है. फंक्शनल में भी स्पेशलाइजेशन मिलता है, लेकिन वहाँ एक पर्टिकुलर फंक्शन के आप स्पेशलिस्ट बनते हो. डिविजनल में आप पूरे प्रोडक्ट को बनाने के स्पेशलिस्ट बनते हो. इतना डिफरेंस है. फास्ट डिसीजन कहता है इन डिविजनल स्ट्रक्चर एवरी डिपार्टमेंट इज आल्सो टेक फास्ट डिसीजन, because when we the cosmetic department is also take decision regarding his department, then that department don't ask या don't consult to another department. क्योंकि ऑल ओवर डिपार्टमेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. सो जब कोई भी एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए डिसीजंस ले रहा है, ठीक है, तो उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट से डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती. सो यह डिसीजन क्या लिया जाता है, फास्ट लिया जाता है.
जबकि फंक्शनल में सभी डिपार्टमेंट आपस में इंटरडिपेंड थे तो डिसीजन सबसे कंसल्ट करने के बाद लिया जाता था, सो डिसीजन लेने में डिले हो जाती थी। लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट होने की वजह से हमें किसी दूसरे से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, सो वी टेक फास्ट डिसीजन इन डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। कहता है इन डिविजनल स्ट्रक्चर में एवरी डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्या रहती है? फिक्स रहती है। कैसे फिक्स रहती है? क्योंकि इफ कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट या इफ मेडिसिन डिपार्टमेंट नॉट अचीव द टारगेट ऑन एक्यूरेट टाइम, then we accountable the medicine department. Medicine department not blame to any other department for not achieving the target because all department are independent. कहते हैं हर डिपार्टमेंट की अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। अगर वो डिपार्टमेंट अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है तो हम उसी डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं और वो डिपार्टमेंट किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं लगा सकता है, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट्स इंटरडिपेंडेंट नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी। कहता है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बेटा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तो फ्रिक्वेंटली आप डिसीजन क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। सो डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे any one department take a decision but our decision are not effective, so we can change easily our decision without affecting of any another department. So it is this department is a flexible nature. Anytime we take decision, anytime we can change our decision. क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरडिपेंड है। जब चाहे हम डिसीजन अपने डिपार्टमेंट का ले सकते हैं, जब चाहे अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? डिसीजन लेने के रिगार्डिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप एम्प्लॉय के रिगार्डिंग में भी कह सकते हो, लेकिन एम्प्लॉय वाला ज़्यादा सूटेबिलिटी से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, क्योंकि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्शन हो रहा है, परचेज हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, फाइनेंस हो रही है। यहाँ भी प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, यहाँ भी प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, और यहाँ भी प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, सारी एक्टिविटी सारे डिपार्टमेंट्स में हो रही है। अगर एक डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉय है तो कहते हैं वो सरप्लस एम्प्लॉय आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। बट सभी डिपार्टमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो टेक्सटाइल वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो जरूरी नहीं है कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन में भी वो सूटेबल काम कर सके, क्योंकि कॉस्मेटिक में तो वही बंदे एंट्री कर सकते हैं जिनके पास कॉस्मेटिक की स्पेशल डिग्री और नॉलेज हो, ठीक है। लेकिन हाँ टेक्सटाइल वाला शॉप वाले भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके इसको शॉप बनानी आ सकती है। तो कुछ चीज़ों में तो एम्प्लॉइज ट्रांसफर वाला जो एग्जाम्पल है वो सूटेबल हो सकता है, बाकी सभी के लिए सूटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। मैम एक बात बताओ, जो बंदा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का काम कर रहा है, क्या वो मेडिसिन वाले में प्रोडक्शन का काम कर सकता है? क्योंकि मेडिसिन का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए आपके पास स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, स्पेशल लाइसेंस होना चाहिए, देन यू कैन एंटर, ठीक है। तो हर बंदा तो मेडिसिन को बनाने में एंटर नहीं कर सकता, तो उस केस में हमारा एम्प्लॉयज ट्रांसफर करने वाला पॉइंट ऑफ व्यू सूटेबल नहीं हो पाता। तो आप इसको डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो कि यार डिसीजन लेने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। व्हेन वी टेक डिसीजन एनी टाइम वी कैन चेंज अवर डिसीजन विदाउट अफेक्टिंग ऑफ एनी अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। सो देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी इन डिविजनल स्ट्रक्चर। आप ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। उसके बाद आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कहते हैं इन डिविजनल स्ट्रक्चर वी कैन इजीली एक्सपेंड अवर बिजनेस विदाउट डिस्टर्बिंग ऑफ एनी अनदर डिपार्टमेंट। इफ वी वांट टू लॉन्च एनी न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट देन इजीली वी कैन लॉन्च, ठीक है, क्योंकि अनदर किसी डिपार्टमेंट पे उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, बिकॉज ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी टू एक्सपेंड द बिजनेस इन डिविजनल स्ट्रक्चर। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। लेट्स वी स्टार्ट डीमेरिट्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, कि डिविजनल स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या डीमेरिट्स, क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट डीमेरिट है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। भाई सबको पता है इन डिविजनल स्ट्रक्चर में जब मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो डेफिनेटली वी नीड मोर रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जहाँ एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम, जहाँ मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा। तो एक तो ये होता है यहाँ मोर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। एवरी डिपार्टमेंट इज आल्सो गिव फोकस ऑन देयर ऑन प्रोडक्ट। इट मीन्स एवरी डिपार्टमेंट इज आल्सो इग्नोर फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। दे डोंट थिंक दैट वी आर ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। दे थिंक
ओनली और ओनली देयर ऑन डिपार्टमेंट गोल। हर डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट के गोल को अचीव करने पर फोकस देता है। वो ये नहीं सोचते कि आप पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट हैं। वो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पर ही फोकस देते हैं, तो जिसकी वजह से भी हमारा होल ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता। कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिपार्टमेंट वाइज क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, क्योंकि एवरी डिपार्टमेंट इज आल्सो डिमांडिंग मोर रिसोर्सेज। ठीक है, when the board of directors, general manager is also distribute the resources department wise according to their target, according to their capacity, according to their object. ठीक है, तो sometime the dispute is also arise between various departments because every department is also demanding more resources. So resource distribution में भी क्या हो जाता है, conflict हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, भाई एक डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा सा सेल करा, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसने अपना टारगेट हाई सेट कर लिया, तो वही वहाँ और मैनेजमेंट भी उसको क्या देगी, ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। अब दूसरा डिपार्टमेंट उसको देख के कहता है जी मैं भी अपना टारगेट इतना ही हाई सेट करूँगा, मुझे भी रिसोर्सेज क्या दो, आप ज़्यादा दो। ठीक है, लेकिन उसका तो टारगेट उतना, उसको देख के टारगेट सेट कर रहा है, लेकिन पहले उसकी कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं थी। तीसरा वाला भी कहता है, तो कहता है इस तरीके से जब डिपार्टमेंट वाइज आप रिसोर्स का अलोकेशन करते हो तो भी उनमें डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। फोर्थ, इंक्रीज इन कॉस्ट। भाई कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ज़्यादा होती है, बिकॉज मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ कॉस्ट भी क्या रहती है, हाई रहती है, यानी कंपनी ज़्यादा एक्सपेंस इंक्योर करती है। ठीक है, और बेटा एक्सपेंस ज़्यादा इंक्योर करेगी क्योंकि जिन भी कंपनी का साइज लार्ज होता है, जो मोर देन वन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, तो ऑब्वियस बात है उस कंपनी को कॉस्ट भी क्या करेगी, ज़्यादा बियर करेगी, तो यह कॉस्ट भी हाई आती है। ये थी इसकी डिमेरिट्स। उसके बाद आता है सूटेबिलिटी। ये कहाँ सूटेबल होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, कहता है मल्टी प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जहाँ मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जहाँ मल्टी प्रोडक्ट लाइन होती है वहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा सूटेबल है। जहाँ हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए, प्रोडक्ट की किसी एक फंक्शन का स्पेशलाइजेशन नहीं, पूरे होल प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन मुझे चाहिए, वहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है। ईजिली एड मोर प्रोडक्ट लाइन, डिविजनल स्ट्रक्चर में हम किसी भी नए प्रोडक्ट को ईजिली से मार्केट में क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, इसका किसी अनदर डिपार्टमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए बिजनेस को एक्सपेंड करना भी क्या रहता है, इसमें ईजी रहता है। तो ये थे आपके, और कहते हैं हर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारी की सारी एक्टिविटी क्या होती है, परफॉर्म होती है। अच्छा, एक फंक्शनल में मैंने बताया था कि फंक्शनल में ओवरलैपिंग नहीं होती, एक ही काम दो बार परफॉर्म नहीं होता, जबकि डिविजनल में ओवरलैपिंग होती है। कैसे, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन कर रहा है, यहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, यानी सब जगह प्रोडक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ही काम सभी डिपार्टमेंट्स में हो रहा है, तो कहता है ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, जबकि फंक्शनल में प्रोडक्शन वाला काम एक ही डिपार्टमेंट में होगा, मार्केटिंग वाला काम एक ही डिपार्टमेंट में होगा, फाइनेंस वाला काम एक ही डिपार्टमेंट में होता है फंक्शनल में, सो वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती, जबकि डिविजनल में ओवरलैपिंग होती है। ये भी आप डीमेरिट्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आज हमारा टॉपिक डिविजनल स्ट्रक्चर, मीनिंग, उसका डायग्राम, उसका एग्जाम्पल, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स और उसकी सूटेबिलिटी। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। हमने दोनों को आज ही कर लिया है, तो डिफरेंस भी इजी है। देखो, सबसे पहले मीनिंग लिखोगे, भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर मीन्स दैट स्ट्रक्चर इन विच वी मेक द डिपार्टमेंट्स या वी डिवाइड द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बिहाफ ऑफ फंक्शन या एक्टिविटी इज कॉल्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर इज दैट स्ट्रक्चर इन विच वी मेक द डिपार्टमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द डिविजनल। दूसरा लिखोगे, कहता है अकाउंटेबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट्स इंटरडिपेंड होते हैं, बट इन डिविजनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पे ब्लेम नहीं लगा सकते। क्लियर, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आता है बेटा कॉस्ट। अब दिक्कत आती है, भाई फंक्शनल में कॉस्ट ज्यादा आती है डिविजनल में, बेटा फंक्शनल में तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो कॉस्ट कम आएगी, डिविजनल में मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियस बात है यहाँ कॉस्ट क्या आती है, ज्यादा आती है। फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। भाई मैनेजर्स का डेवलपमेंट फंक्शनल में ज्यादा होता है या डिविजनल में? भाई फंक्शनल में तो आप एक डिपार्टमेंट एक फंक्शन को बनाना ही सीखता है,
यानी उस पूरे होल प्रोडक्ट का एक पार्ट बनाना आप सीखते हो, प्रोडक्शन करना सीख रहे हो या मार्केटिंग को एक चीज। लेकिन डिविजनल में आप उस प्रोडक्ट के ऑल ओवर फंक्शंस परफॉर्म करना सीख जाते हो। तो कहीं ना कहीं मैनेजर्स का डेवलपमेंट डिविजनल में ज़्यादा है और फंक्शनल में कम, क्योंकि फंक्शनल में आप पूरे प्रोडक्ट का एक पार्ट बनाना सीखते हो, जबकि डिविजनल में पूरा प्रोडक्ट बनाना सीखते हो। तो मैनेजर्स का डेवलपमेंट डिविजनल में हाई है और फंक्शनल में लो है। उसके बाद आता है बेटा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन किस में ज्यादा है? फंक्शनल में तो आप एक फंक्शन के स्पेशलिस्ट बनते हो, डिविजनल में आप एक पूरे होल प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट बनते हो। तो फंक्शनल में स्पेशलाइजेशन ज्यादा है, क्योंकि वहां आप एक एक पार्ट के एक्सपर्ट बन जाते हो। डिविजनल में भी स्पेशलाइजेशन तो है, लेकिन फंक्शनल के कंपैरिजन में ज्यादा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज ले रही हूँ, ठीक है, एक टीचर अकाउंटेंसी ले रहे, एक टीचर आपका क्या ले रहा है, इकोनॉमिक्स ले रहा है। तो वो अपने अपनी सब्जेक्ट के क्या बन गए, एक्सपर्ट बन गए। और मैं कहती हूँ भाई कॉमर्स की सारी स्ट्रीम मैं ही पढ़ाने लग जाती हूँ, ठीक है, तो पूरा कॉमर्स स्ट्रीम मैं करा रही हूँ। तो वहाँ पर मैं ज़्यादा स्पेशलाइजेशन लूँगी या एक सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा स्पेशलाइजेशन लूँगी? बेटा एक में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो फंक्शनल में मोर स्पेशलाइजेशन है, डिविजनल में लेस स्पेशलाइजेशन उसके कंपेरिजन। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन किस में ज़्यादा है, फंक्शनल में ज़्यादा है या डिविजनल में? देखो डिविजनल में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा है और फंक्शनल में कोऑर्डिनेशन क्या है, कम। बच्चा सोचता है मैडम फंक्शनल में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरडिपेंड है। भाई इंटरडिपेंड है, लेकिन इंटरडिपेंडेंसी की वजह से डिस्प्यूट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब डिस्प्यूट होगा तो कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में तो सभी डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो यह डिस्प्यूट की चांसेस अराइज नहीं होता। और जब डिस्प्यूट चांसेस अराइज नहीं होता है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन क्या रहता है, ज़्यादा। कहते हैं ना कि भाई दूर दूर वाले जो रिलेशंस होते हैं तो उनमें कभी डिस्प्यूट नहीं होता, वो ज़्यादा लॉन्गिविटी तक मेंटेन रहते हैं, ठीक है। कई बार हम कहते हैं भाई मेरे मामा से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है, और हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। भाई मामा अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, अब लॉकडाउन में आपके घर 1 महीने रहने आ जाते हैं। तो आप सोचो 1 मंथ में मतलब कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो पाती है, तो हमारा डिस्प्यूट अराइज होगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, लूज। लेकिन जो दूसरे मामा जो दूर रहते हैं उसके साथ तो हमारा कोऑर्डिनेशन बना हुआ ही है। तो कहते हैं फंक्शनल में तो बेटा इंटरडिपेंडेंसी की वजह से डिस्प्यूट हो भी सकता है, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन लूज हो जाएगा। लेकिन डिविजनल में तो इंडिपेंडेंट है सभी डिपार्टमेंट, सो यहाँ डिस्प्यूट की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो यहाँ पर कभी डिस्प्यूट नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है ऑटोनॉमी। कहता फंक्शनल में ऑटोनॉमी नहीं होती क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंट, ऑल डिपार्टमेंट्स इंटरडिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से आप सभी डिपार्टमेंट से डिस्कस करके डिसीजन लेते हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं फ्रीडम क्या रहती है, हमें कम रहती है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में हर डिपार्टमेंट को ऑटोनॉमी होती है, प्रॉपर फ्रीडम होती है। अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग में ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, एट एनी टाइम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ ऑटोनॉमी क्या रहती है, ज़्यादा। उसके बाद आता है सूटेबल। इस वाले पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना। फंक्शनल स्ट्रक्चर तो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है और डिविजनल स्ट्रक्चर वही सूटेबल होता है जहाँ मोर देन 1 प्रोडक्ट लाइन प्रोड्यूस होती है, वही डिविजनल सूटेबल होगा। फंक्शनल किसी भी टाइप में आप एप्लीकेबल कर सकते हो। फिर बच्चे सोचते हैं मैडम अभी तो आपने बताया था फंक्शनल जनरली वहाँ एप्लीकेबल किया जाता है जहाँ 1 प्रोडक्ट लाइन प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ फंक्शनल सूटेबल है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान से मेरी सुनना, ये मैंने डिविजनल का डायग्राम बना रखा है कि ऐसे अनु 4 प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस कर रहा है, मुझे अपने बिजनेस में और स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, टेक्सटाइल का मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया डिविजनल के ब्याह पे, अब मैं इसका फंक्शनल भी कर सकती हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, प्रोडक्शन का मैंने सब डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज का आगे सब डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग का अलग और फाइनेंस का अलग बना दिया। तो ये पूरा डिपार्टमेंट आगे इसके सब डिपार्टमेंट बना दिए। तो यहाँ डिविजनल अप्लीकेबल कर रही हूँ, यहाँ मैंने क्या अप्लीकेबल कर लिया, फंक्शनल। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल और डिविजनल दोनों अप्लीकेबल भी कर सकता है। तो फंक्शनल तो देखो मोर देन 1 प्रोडक्ट लाइन में भी हम अप्लीकेबल कर रहे हैं ना, और 1 प्रोडक्ट लाइन में तो होता ही होता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सभी ऑर्गेनाइजेशंस में आप अप्लीकेबल कर सकते हो, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर वही अप्लीकेबल होते हैं जहां मोर देन 1 प्रोडक्ट लाइन प्रोड्यूस होती है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है। अब अगर कॉस्मेटिक का मैंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, मुझे और स्पेशलाइजेशन चाहिए,
तो आप इनके सब डिपार्टमेंट बना दो, प्रोडक्शन का अलग बना दो, परचेज का अलग, फाइनेंस का अलग, ऐसे करके बना दो, तो वहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आज मैंने टॉपिक कराया आपको डिविजनल स्ट्रक्चर का मीनिंग, उसकी मेरिट्स, उसकी डिमेरिट्स, उसकी सूटेबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को अच्छे बड़े ध्यान से देख रहे हैं, अच्छे से आप अपनी बुक से भी रीड कर रहे हैं, पीछे के केस भी बड़े अच्छे से सोल्व करना, क्योंकि जब मैं लाइव क्लास लूँगी, आई थिंक सैटरडे को लाइव क्लास लूँगी, तो लाइव क्लास में जितने टॉपिक हमारे डिस्कस हो रहे हैं उन सब के प्रॉब्लम्स आप नोट करके रखना। लाइव क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।